आज की हमारी पड़ताल का विषय है महात्मा गांधी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो 1915 से 1948 तक के दौर का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने मतलब आजादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल। कैसे ये लड़ाई कुछ पढ़े लिखे लोगों के कमरों से निकलकर पूरे देश की गलियों, खेतों और कारखानों तक पहुंच गई। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना दिलचस्प है कि गांधी जी को भले ही हम राष्ट्रपिता कहें, लेकिन वो अपने दौर की ही पैदावार थे। अच्छा। हाँ, एक महान इंसान इतिहास बनाता है, ये सच है, लेकिन इतिहास भी महान इंसानों को गढ़ता है। गांधी के विचार और उनके काम उस समय के भारतीय समाज से ही जन्मे और एक तरह से उसी से बंधे हुए थे। तो कहानी शुरू होती है जनवरी 1915 से। मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में, खासकर दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद भारत वापस लौटे। हाँ। एक इतिहासकार चंद्रन देसन ने बड़ी कमाल की बात कही है, दक्षिण अफ्रीका ने ही उन्हें महात्मा बनाया। तो सवाल ये है कि वो दक्षिण अफ्रीका से अपने साथ ऐसा क्या लेकर आए थे जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। वो अपने साथ एक नया हथियार लेकर आए थे, सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी बिना हिंसा के विरोध करने का एक मजबूत तरीका। लेकिन इससे भी बढ़कर वो एक सोच लेकर आए थे। कैसी सोच? दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने अलग अलग धर्मों के लोगों को साथ लाना शुरू कर दिया था और ऊंची जाति के भारतीयों को निचली जातियों और महिलाओं के साथ उनके भेदभाव भरे बर्ताव के लिए टोकना भी शुरू कर दिया था। ये बीज वहीं पड़ चुके थे। तो जब वो 1915 में भारत आए तो यहाँ का माहौल कैसा था? मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस तो थी, लेकिन हाँ थी, पर उसकी पकड़ शहरों तक ही थी। स्वदेशी आंदोलन ने मध्य वर्ग को थोड़ा जगाया जरूर था। उस समय के नेताओं में एक तरफ लाल, बाल और पाल जैसे गरम दल के नेता थे जो सीधी टक्कर चाहते थे, और दूसरी तरफ नेता थे जो धीरे धीरे बदलाव के हिमायती थे। गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अच्छा। और उन्हीं की सलाह पर गांधी जी ने भारत आते ही सीधे राजनीति में कूदने के बजाय 1 साल तक पूरे देश का दौरा किया। वो ट्रेन के 3rd क्लास डिब्बे में बैठकर भारत की आत्मा को, यहाँ के लोगों को और उनकी गरीबी को समझना चाहते थे। और शायद इसी यात्रा का असर था जो फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के उद्घाटन समारोह में उनके भाषण में दिखा। हाँ, वो भाषण तो वहां मंच पर देश के बड़े बड़े राजे रजवाड़े, अमीर लोग और कांग्रेस के नेता बैठे थे। सब उम्मीद कर रहे थे कि गांधी जी तारीफों के पुल बांधेंगे, लेकिन उन्होंने तो सबकी क्लास लगा दी। उन्होंने वहां बैठे गहनों से लदे मेहमानों की तरफ देखकर साफ साफ कहा कि भारत का उद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने इन गहनों को उतार कर अपने देशवासियों के लिए अमानत के तौर पर न रख दें। सीधी बात। बिल्कुल। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा तय कर दी। उन्होंने कहा, हमारा उद्धार किसानों से ही हो सकता है। न वकील, न डॉक्टर, न ही अमीर जमींदार इसे सुरक्षित करने वाले हैं। तो ये सिर्फ का ऐलान था। और अगले 2 सालों में 1917-18 में उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में स्थानीय लड़ाइयां लड़के इसे करके भी दिखाया। इन संघर्षों ने उनकी छवि एक ऐसे राष्ट्रवादी की बनाई जो गरीबों के लिए सच में लड़ता है। तो ये छोटे छोटे स्थानीय संघर्ष एक देशव्यापी आंदोलन में कैसे बदल गए? यहाँ एंट्री होती है 1919 के रॉलेट एक्ट की। हाँ, रॉलेट एक्ट। अंग्रेजों ने पहले विश्व युद्ध के दौरान लगाए गए कड़े कानून जैसे प्रेस पर पाबंदी और बिना मुकदमे के जेल में डालना वो जारी रखने का फैसला किया। इसके खिलाफ गांधी जी ने पहली बार एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और उसका असर जबरदस्त हुआ। उत्तर और पश्चिम भारत में जिंदगी थमसी गई। दुकानें, स्कूल सब बंद हो गए। पंजाब में तो बहुत ज्यादा था। हाँ, पंजाब में विरोध सबसे ज्यादा था और इसी का नतीजा था जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड। इसी रॉलेट सत्याग्रह ने गांधी जी को रातों रात एक छोटे नेता से एक राष्ट्रीय हस्ती बना दिया। इस सफलता के बाद गांधी जी ने और बड़ा दांव खेला, असहयोग आंदोलन। उन्होंने लोगों से कहा कि अंग्रेजी हुकूमत से हर तरह का सहयोग बंद कर दो, स्कूल, कॉलेज, अदालतें छोड़ दो, टैक्स मत दो। उन्होंने यहाँ तक वादा किया कि अगर ये ठीक से हुआ तो 1 साल में स्वराज मिल जाएगा। इस आंदोलन को और ताकत देने के लिए गांधी जी ने इसे खिलाफत आंदोलन से जोड़ा। अच्छा, वो क्यों? ये आंदोलन दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान को बचाने के लिए चलाया जा रहा था, जिन्हें वो अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा मौका माना, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत साझा मोर्चा बनाया जा सके। और इस मिले जुले आंदोलन ने तो जैसे पूरे देश में आग लगा दी। 1921 में करीब 400 हड़तालें हुईं, 6 लाख मजदूर शामिल हुए।
किसान टैक्स देने से मना करने लगे। लोग अपने अपने तरीके से असहयोग का मतलब निकाल रहे थे और अंग्रेजी राज को चुनौती दे रहे थे। लेकिन फिर फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई। हाँ, जहां गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी और कई पुलिस वाले मारे गए। इस एक हिंसा की घटना से गांधी जी इतने दुखी हुए कि उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन अचानक वापस ले लिया। यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये एक रणनीतिक भूल नहीं थी? कई राष्ट्रवादी नेता जैसे नेहरू और बोस इस फैसले से बहुत निराश हुए थे। बिल्कुल। उन्हें लगा कि जब आंदोलन अपने चरम पर था तब उसे रोक दिया गया। आपकी बात बिल्कुल सही है और ये उस दौर की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। गांधी जी के आलोचक कहते हैं कि उन्होंने एक स्थानीय घटना की सजा पूरे देश को दी। लेकिन गांधी जी के लिए अहिंसा सिर्फ एक रणनीति नहीं, एक अटूट सिद्धांत था। उनके नजरिए से अगर आंदोलन हिंसक हो रहा था तो इसका मतलब था कि लोग स्वराज के असली मतलब के लिए अभी तैयार नहीं थे। अच्छा। उन्हें डर था कि एक हिंसक भीड़ से मिली आजादी के बाद भी हिंसा ही लाएगी। इसके तुरंत बाद मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पर यहाँ एक बहुत ही अजीब बात हुई। क्या? जिस अंग्रेज जज जस्टिस ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाई, उसने कहा, ये मेरे लिए भी मुश्किल है कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति को सजा देनी पड़ रही है जिसे उसके लाखों देशवासी एक महान देशभक्त और नेता मानते हैं। वाह! ये दिखाता है कि तब तक गांधी जी का कद कितना बड़ा। वो एक साधारण धोती पहनने लगे, उन्हीं की तरह रहते थे, उन्हीं की भाषा बोलते थे। और फिर आया चरखा। चरखा एक साधारण औजार से कहीं ज्यादा था। वो एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। किस तरह से? वो हाथ से काम करने की गरिमा का प्रतीक था। जब पढ़े लिखे लोग भी चरखा चलाते तो वो मानसिक और शारीरिक श्रम के बीच की दीवार को तोड़ते थे। खादी पहनना अंग्रेजी सामान के बहिष्कार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन। गांधी जी ने कांग्रेस को एक एलीट पार्टी से बदलकर एक जन संगठन बना दिया। देश के कोने कोने में कांग्रेस की शाखाएं खोली गईं। संदेशों को स्थानीय भाषाओं में फैलाया गया और उनके साथ नेहरू, पटेल, आजाद, सरोजिनी नायडू जैसे बेहतरीन नेताओं की एक पूरी टीम तैयार हो गई जो अलग अलग इलाकों और धर्मों से आते थे। 1924 में जेल से रिहा होने के बाद कुछ साल गांधी जी ने समाज सुधार पर काम किया। फिर 1928 में वो दोबारा राजनीति में सक्रिय हुए और दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दो बड़ी बातें हुई। जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया और पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी का लक्ष्य घोषित किया गया। सही है। यहीं से अगले बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू हुई। नमक सत्याग्रह। नमक को चुनना सिर्फ एक चतुर राजनीतिक चाल नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक मास्टर स्ट्रोक था। वो कैसे? गांधी जी ने एक ऐसी चीज को चुना जो अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान हर भारतीय के जीवन का हिस्सा थी। नमक पर टैक्स लगाकर अंग्रेजों ने सचमुच में लोगों के स्वाद पर हमला किया था। इस एक प्रतीक से गांधी जी ने साम्राज्य के अन्याय को हर घर की रसोई तक पहुंचा दिया। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई और मार्च का असर कितना तेज और गहरा था, दुनिया की आंखें खुल गई थी। इस नमक सत्याग्रह के 3 बहुत बड़े नतीजे निकले। पहला, इसने गांधी जी को अंतर्राष्ट्रीय हस्ती बना दिया। दुनिया भर के अखबारों में उनकी तस्वीरें छप रही थी। दूसरा, ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। और तीसरा, इसने अंग्रेजों को पहली बार ये एहसास दिलाया कि उनका राज भारत में हमेशा नहीं चलेगा और उन्हें भारतीयों से बात करनी ही पड़ेगी। इसी के बाद लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए, लेकिन वहां गांधी जी को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, है ना? बिल्कुल। वहां सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, B.R. अम्बेडकर दलितों के लिए एक अलग आवाज उठा रहे थे और मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए। गांधी जी के एक भारत और कांग्रेस के सबके प्रतिनिधि होने के विचार को वहां सीधी चुनौती मिली। बिल्कुल। और ये सम्मेलन नाकाम रहे। इसके बाद जो दशक आया 1930 का, वो अक्सर हमारी चर्चा से छूट जाता है, लेकिन वो बंटवारे को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा? गोलमेज सम्मेलनों से कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन इसने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की नींव रखी। इस एक्ट के तहत क्या हुआ? इसके तहत प्रांतों में भारतीयों को कुछ हद तक सत्ता मिली। कांग्रेस ने चुनाव लड़े और कई प्रांतों में सरकारें बनाई। यहीं से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सत्ता के बंटवारे को लेकर मतभेद और गहरे होने लगे। लीग को लगा कि कांग्रेस शासित राज्यों में मुसलमानों के हितों की अनदेखी हो रही है। यही वो दौर था जब 2 राष्ट्र का सिद्धांत मजबूत होने लगा और बंटवारे की नींव पड़ी। इसी माहौल में दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही थी। और फिर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया।
कांग्रेस ने कहा कि अगर अंग्रेज भारत की आजादी का वादा करें तो हम युद्ध में साथ देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया। हाँ। अब लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अंग्रेज। 1942 में जब क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, तब गांधी जी ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा, भारत छोड़ो, करो या मरो। हाँ, उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। ये सचमुच एक जन आंदोलन था जिसमें कोई एक नेता नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के सारे बड़े नेता जेल में डाल दिए गए थे। और जब कांग्रेस के नेता जेल में थे, जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाया। बिल्कुल। युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आई, जो भारत को आजाद करना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1946 में भेजा गया कैबिनेट मिशन भी कांग्रेस और लीग के बीच समझौता कराने में नाकाम रहा। और इसके बाद जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में भयानक दंगे भड़क उठे और ये हिंसा की आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। आखिरकार लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐलान किया कि भारत आजाद होगा, लेकिन उसका बंटवारा होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया, लेकिन एक गहरे जख्म के साथ। इन आखिरी महीनों में गांधी जी कहाँ थे? कई लोग इसे उनका सबसे बेहतरीन समय कहते हैं। वो दिल्ली में आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए। जब देश जश्न मना रहा था, तब वो बंगाल के उन गांवों में नंगे पैर घूम रहे थे जहां दंगे हो रहे थे। अच्छा। वो हिंदू और मुसलमानों के बीच शांति कायम करने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो दिल्ली आए और यहाँ भी शरणार्थी कैंपों में गए, लोगों से शांति की अपील की। और इसी शांति की अपील की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 30 जनवरी 1948 की शाम एक कट्टरपंथी हिंदू नाथूराम गोडसे, जो मानता था कि गांधी जी मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, उसने उनकी हत्या कर दी। उनकी मौत पर टाइम पत्रिका ने, जिसने कभी उनके दुबले शरीर का मजाक उड़ाया था, उनकी शहादत की तुलना अब्राहम लिंकन से की। अच्छा। उन्होंने लिखा, जैसे एक कट्टरपंथी अमेरिकन ने लिंकन को इसलिए मारा क्योंकि वो नस्ली बराबरी में विश्वास करते थे, वैसे ही एक कट्टरपंथी हिंदू ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि वो मानते थे कि अलग अलग धर्मों के लोग भारत में दोस्त बन के रह सकते हैं और ये जरूरी है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने एक वकील के महात्मा बनने का सफर देखा, एक ऐसे नेता का सफर जिसने आजादी की लड़ाई को सिर्फ राजनीतिक नहीं रहने दिया, बल्कि उसे सामाजिक सुधार, आत्मनिर्भरता और सबसे बढ़कर आपसी सद्भाव से जोड़ा। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा। बताइए। हमारे स्रोतों से ये साफ है कि गांधी जी की छवि दो तरह से बनी, कुछ उनके अपने कामों से और कुछ उन लोगों के विश्वास से जो उन्हें चमत्कारी ताकतों वाला महात्मा समझते थे। ये एक सवाल खड़ा करता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं, किसी भी बड़े जन आंदोलन में कितना हिस्सा नेता की सोची समझी रणनीति का होता है और कितना उन उम्मीदों, विश्वासों और यहां तक कि मिथकों का जो आम लोग उस नेता की छवि पर गढ़ देते हैं।